हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की पीटी 365 करंट अफेयर्स के अपडेटेड वर्जन दैट इज फ्रॉम फेब टू अप्रैल उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने उसका पार्ट 11 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमी ही हम टॉपिक हेड पढ़ रहे थे, उसी के अंदर की ही चीज़ों को समझ रहे थे। तो जो हम पहला टॉपिक नाब फिड का पढ़ेंगे उसके पहले बहुत ही छोटा और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अनअकैडमी के बारे में बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ। देखिए, इसमें आपको यहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप लाइव एडुकेटर्स लाइव क्लासेस में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं अपने फेवरेट एडुकेटर्स के साथ में। ये आपको ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ दी जा रही है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म्स भी, ये प्लेटफॉर्म अमेजिंग है। इसमें आपको देखिए पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन, डेली आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टर सेशंस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। ओ माय गॉड, यू विल गेट so many things with subscribing just with a very little amount. And if you use my code SIRF-IAS, you get 10% extra discount. Okay, if you have financial problem, then no worries. Sun Academy is providing loan for UPSC also. That too at the 0% interest rate, zero processing fees. Each and every link is in the description box. You can go and find out there. And if you will use my code SIRF-IAS, you get the 10% discount here also. मतलब अब 0% इंटरेस्ट पे साल भर यूज करें। ये 20 बुक्स भी आपको फ्री मिलेंगी 1 साल प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ में। और अभी जाइए, अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप भी देगा, आपको 100% तक का डिस्काउंट मिल सकता है पार्टिसिपेशन पे। तो प्लीज गो एंड यूज माय कोड सिर्फ आईएएस टू एनरोल योर सेल्फ एवरी संडे। ये फ्री होता है 11 बजे से। तो चलिए आते हैं बैक टू द टॉपिक। एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इन दिस लेक्चर इज नाब फिड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। फिलहाल जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने पास किया नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 को। बहुत बढ़िया बात। तो आप कहेंगे मैम मुझे थोड़ा सा बिल के बारे में बताइए, क्या है इस बिल में। देखिए, बिल में ये है कि हम एक नाब फिड को सेटअप करेंगे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे, ताकि जो लॉन्ग टर्म रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है ना भाई, उसका डेवलपमेंट हो सके, है ना। बराबर लॉन्ग टर्म यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग वगैरह के लिए है। तो आप ये बोलेंगे कि मैम इसके अंदर कौन कौन शेयर होल्डर रहेगा। तो इसके अंदर जो ये नाव फिट है, इसे सेटअप करा जा रहा है एक कॉरपोरेट बॉडी के तौर पे, जिसकी ऑथराइज कैपिटल 1 लाख करोड़ रुपीस की है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के हाथ में होगी, सोवरेन वेल्थ फंड के हाथ में होगी, पेंशन फंड, इंश्योरर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह के हाथ में होगी। स्टार्टिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो जो है 100% शेयर्स होंगे इंस्टीट्यूशन के। वो धीमे धीमे रिड्यूस हो जाएंगे 26% में। एक बार इंस्टीट्यूशन ने एक बार स्टेबिलिटी पा ली तो, मतलब ये मार्केट में भैया स्टेबल हो गया। तो अब आप बोलेंगे पैसा कहाँ से आएगा। तो फंड का सोर्स अगर हम बताएं तो ये नाफिड जो है, ये मनी को रेज कर सकता है लोन्स के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, है ना, इंडियन रुपीस में भी और फॉरेन करेंसीज में भी, या फिर इशू कर सकता है, सेल कर सकता है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि बॉन्ड्स को, डिवेंचर्स को। ये मनी बोरो भी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, आरबीआई से, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, म्यूचुअल फंड, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से भी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी। फिर आप बोलेंगे मैम इसका मैनेजमेंट कौन देखेगा। तो इसे तो गवर्न करा जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और एक चेयरपर्सन होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कंसल्ट करने के बाद अपॉइंट करेगी। एक बॉडी जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वही बॉडी रिकमेंड करेगी कैंडिडेट्स को मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए। बोर्ड यहाँ पे अपॉइंटमेंट करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी, जो कि बेस्ड होंगे इंटरनल कमेटी की रिकमेंडेशन पे। अब देखिए गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करते हैं। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ग्रांट देगी, वो करीब 5000 करोड़ रुपए की होगी, जो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट
NBFID को ये ग्रांट देगी। हाँ, उसके साथ बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एंड तक ये ग्रांट दी जाएगी 5,000 करोड़ की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट जो है ये गारंटी भी देगी कंसेशनल रेट की अप टू 0.1% तक, जिससे ये बोरो कर सकते हैं फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, सोवरेन वेल्थ फंड्स या दूसरे कुछ फॉरेन फंड्स के थ्रू। कॉस्ट जो इंसुलेशन की होगी फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन फॉरेन, ये रियम्बर्स मतलब वापस मिल जाएगी बाय द गवर्नमेंट पार्ट्स में या फुल में। अगर मान लीजिए NBFID ने यहाँ रिक्वेस्ट करा तो सरकार यहाँ पे गारंटी भी कर सकती है बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को, लोन्स को, जो भी ये इशू करेगा। अब इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की बात करें तो कोर्ट यहाँ पे रिक्वायर करेंगी भाई प्रायर सैंक्शन होगा फॉर टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंसेस। अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय इसके अंदर इन्वॉल्व है जो ऑफेंस में NBFID का है, तो इसमें यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे जो होंगे वे इनको प्रायर सैंक्शन लेनी होगी फॉर टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंसेस इन मैटर्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज ऑफ NBFID। मतलब ये समझिए कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी भी NBFID के एम्प्लॉय के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं बिना प्रायर सैंक्शन के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इन केस ऑफ चेयरपर्सन या अदर डायरेक्टर्स के खिलाफ कोई बात हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी, या मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ कोई बात हुई है या दूसरे एम्प्लॉय के खिलाफ हुई है तो भाई यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा। फिर लाइसेंस की बात करें तो RBI ने कंसल्ट करके सरकार के साथ में यहाँ पे लाइसेंस को इशू करेंगी। ये इसके अंदर मतलब RBI इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट इशू लाइसेंसेस एंड यहाँ पे कुछ उसमें इस कंडीशंस वगैरह होंगी सेटअप करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर ये होंगे DFIs उनके लिए, और साथ में RBI प्रिस्क्राइब भी करेगा रेगुलेशंस ऐसे DFIs को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, उसके लिए सब कुछ RBI यहाँ पे बताएगा। DFI मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इतनी हमने बात करी यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे कुछ बात हम ऑब्जेक्टिव्स की बताते हैं कि आखिरकार क्या ऑब्जेक्टिव हैं इस NABFID के, है ना, नाफेड के। तो दो तरह की बात करते हैं, एक है हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और दूसरे है हमारे डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव। जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा देना, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो कि देश के अंदर पूरी तरह से है या पार्टली है। और दूसरा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टमेंट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर आते हों। वही जगह जो दूसरा डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स है उसमें है कि डेवलपमेंट जो कि मार्केट का है फॉर बॉन्ड्स, लोन्स और डेरिवेटिव्स के लिए डेवलपमेंट करना फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। अब बात करते हैं कि ये जो नाफेड है इसके फंक्शंस क्या हैं। तो देखिए इसका पहला फंक्शन तो ये है कि ये ऑर्गेनाइज और फैसिलिटेट करेगा फॉरेन पार्टिसिपेशन को इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। दूसरा फंक्शन ये है कि रीफाइनेंस करेगा या एक्सटेंड करेगा लोन्स को, एडवांसेस को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तीसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा प्राइवेट सेक्टर से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। चौथा है कि ये कंसल्टेंसी सर्विसेज देगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में। और पांचवा है कि नेगोशिएशंस करेगा सरकार की अथॉरिटीज के साथ में, अगर मान लीजिए भाई कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की फील्ड में। तो ये तो हमने बात कर ली इन सब चीजों की। तो अब बात आती है कि भाई हमने ये लाइसेंस तक समझ लिया कि इसके अंदर कौन होगा, सरकार का कितना सपोर्ट मिलेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अब हम कहाँ से ये निकले DFIs इंडिया में, तो इनके बारे में थोड़ी बात आइए जान लेते हैं, है ना, कि आखिरकार ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे देश के अंदर ना। ये नीचे देख सकते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं, मतलब ये यहाँ पे ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इंडिपेंडेंस के बाद की बात है जब सरकार ने यहाँ पे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFCI
को सेटअप किया था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत, और स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसे एसएफसीज बोलते थे, इसको भी फॉर्म किया था स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 के तहत, ताकि इंडस्ट्रीज की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करी जा सके। बाद में 1955 में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, ये पहला ऐसा फाइनेंस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बन गया प्राइवेट सेक्टर में, जो सेटअप हुआ विद द बैकिंग एंड फंडिंग वर्ल्ड बैंक की इसमें थी। बाद में रिलायंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडस्ट्री 1958 में आई, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन 1963 में आई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड हुडको, इनको भी इस्टेब्लिश करा गया। तो ये तो था एवोल्यूशन। फिर हम कुछ बात जानेंगे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो देखिए, जो DFI है इन्हें डेवलपमेंट बैंक या डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी भी कहा जाता है। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंस मतलब पैसा प्रोवाइड करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, हाउसिंग को और इंफ्रास्ट्रक्चर को। इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्रेडिट को देने में, इकोनॉमी को बूस्ट करने में, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। ये या होली या पार्टली सरकार के द्वारा ओन करे जाते हैं, और इसमें कुछ मेजॉरिटी प्राइवेट ओनरशिप की भी होती है, जिसे जो भी नेचर है, जो भी एक्टिविटीज हैं जो फाइनेंस करी जा रही है उस हिसाब से होता है, और इनका जो आपका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है उस बेसिस पे होता है। यहाँ पे देखिए कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है इस DFI टर्म का, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के टर्म का, किसी भी RBI एक्ट मतलब इन इधर द नहीं, जो सॉरी किसी भी नहीं कह रही हूँ, मतलब RBI एक्ट 1934 में भी और ना ही कंपनीज एक्ट 1956 में इस टर्म का कोई स्पेसिफिक यूज है। या अलग अलग जो भी लॉज हैं स्टैब्लिश हुए हैं जो स्टैब्लिश करते हैं DFIs को, वाइल कुछ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो RBI एक्ट के तहत आते हैं, कंपनी एक्ट के तहत आते हैं, ये यहाँ पे DFIs का रोल निभाते हैं देखा जाए तो ब्रॉडर सेंस में। अब आखिरी में बात करेंगे कि किस तरह से ये DFIs जो है वो बैंक से डिफरेंट है। देखिए, अपनी डेफिनेशन के बारे में आपको बताऊं तो जो कमर्शियल बैंक होता है ये सर्विसेज देता है इंडिविजुअल को भी और इंडस्ट्रीज को भी। वही जगह अगर हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये ऐसे बैंक हैं जो मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के तौर पे काम करते हैं। काफी ज्यादा बड़ा इनका डेवलपमेंट एजेंडा होता है। सेटअप की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक जो है वो सेटअप है कंपनीज एक्ट के तौर पे एज बैंकिंग कंपनीज। वही जगह DFIs जो है वो स्पेशलाइज्ड एक्ट के तहत सेटअप है, जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट। फंड्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक के जो फंड्स हैं वो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स जो डिपॉजिटर्स करते हैं, आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसी के द्वारा इनके पास फंड्स आते हैं। DFIs के फंड ये बोरो करे या लिए जाते हैं ग्रांट के माध्यम से या सिक्योरिटीज वगैरह अपनी बेच के। फिर लोन्स की बात करें तो शॉर्ट और मीडियम टर्म्स के लोन देता है कमर्शियल बैंक। वही जगह DFI जो है मीडियम और लॉन्ग टर्म के लोन देता है। क्लाइंट की बात करें तो कमर्शियल बैंक के इंडिविजुअल्स या बिजनेस एंटिटीज क्लाइंट होते हैं। वही जगह DFIs के गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स क्लाइंट होते हैं। तो हमने पूरी तरह से DFIs के बारे में जाना, नाफेड के बारे में जाना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.2। फिलहाल न्यूज में क्यों है आइए जानिए। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है कि वो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 को सेटअप करा जाएगा, ताकि रेगुलेशंस जो इंटरनली और वही रेगुलेशंस जो हैं इसके इंटरनली और इन कंसल्टेशन विद द अदर स्टेक होल्डर्स को ये सारे सबको रिव्यू करा जाए। तो अब कुछ बात जान लेते हैं कि ये रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी क्या है। देखिए, RBI एक रेगुलेटर का काम करती है, आप जानते हैं सुपरवाइजर है हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की, सब देख रेख RBI करती है, एज वेल एज पेमेंट या सेटलमेंट सिस्टम की। तो इसके पार्ट के तौर पे RBI जो है ये कुछ ब्रॉड पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब करती है बैंकिंग ऑपरेशन के, जिसके तहत कंट्री का बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है। RBI जो रोल प्ले करती है वो इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है रेगुलेट करने का। देखिए, ये बात 1999 की है जब पहला ऐसी रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी को सेटअप किया गया था
1 साल के लिए, ताकि जो प्रोसीजर है इसका उसे स्ट्रीमलाइन करें, बढ़िया करें, इफेक्टिवनेस बढ़ाएं और जो रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस हैं उनको और सिंपल करा जाए। इससे ये फ़ायदा होता है कि भाई प्रॉपर तरीके से सर्कुलर चीज़ें होती हैं, बर्डन कम होता है रेगुलेटेड एंटिटीज़ के ऊपर। अब उसके बाद आई सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी जिसकी बात कर रहे हैं। देखिए, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव, इनको अपॉइंट करा गया है एज अ सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम 1 मई 2021 से। दूसरी बात, ये फोकस करेगी स्ट्रीमलाइन करने में रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस को। उसके साथ ये जो बर्डन है रेगुलेटेड एंटिटीज़ का, इसे यहाँ पे जो है उसको थोड़ा साथ दिया जाएगा, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को भी कम करा जाएगा जहाँ पे भी हो सकता है। ये जो 2.0 है, ये सारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ के साथ इंगेज होगी, स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज होगी, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो ये इसकी कुछ खास बातें जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। क्या है, फिलहाल न्यूज़ में क्यों है? हुआ क्या कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा एक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, 1 नेशन 1 ऑम्बड्समैन, ताकि जो दुख दुखड़ा होता है, ग्रीवियंस रिडरेसल मैकेनिज्म है बैंक के कस्टमर्स का, उसे यहाँ पे इम्प्रूव करा जा सके। अब यहाँ पे तो आप जानते हैं कि इन्होंने कहा है हम हर चीज़ 1-1 करेंगे, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 नेशन 1 ऑम्बड्समैन क्यों नहीं? तो आइए न्यूज़ के बारे में और बात जानते हैं। तो करेंटली यहाँ पे 3 सेपरेट ऑम्बड्समैन हैं बैंकों के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए और नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इशूअर्स के लिए, है ना, जो कि वॉलेट वगैरह वाले होते हैं ना, पेटीएम वगैरह। तो ये ऑपरेट करे जाते हैं आरबीआई के द्वारा फ्रॉम 22 ऑम्बड्समैन ऑफिसेस जो कि पूरे देश के अंदर लोकेटेड है। अभी आरबीआई ने डिसाइड करा है कि हम यहाँ इन तीनों ऑम्बड्समैन स्कीम को आपस में मिला देंगे और एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग ऑफ ग्रीवियंसेस ऐसी कोई एक चलाएंगे जिसमें 1 नेशन 1 ऑम्बड्समैन अप्रोच रहेगी। ये जो मूव है ये माना जा रहा है कि ऑम्बड्समैन का मैकेनिज्म काफ़ी सिंपल, एफिशिएंट और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव कर देगा। तो हमारे फर्ज बनता है कि हम कुछ बात यहाँ पे ऑम्बड्समैन के बारे में ज़रूर जानें कि आखिरकार ये बैंक ऑम्बड्समैन कौन होते हैं। बैंक ऑम्बड्समैन एक कॉशी जुडिशियल अथॉरिटी है जो समझ लीजिए कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के तरह है, जहाँ जो भी दुख दुखड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं बैंकों और उनके कस्टमर्स के बीच में, उसे रिजॉल्व किया जाता है। आरबीआई ने 1999 में बैंक ऑम्बड्समैन की स्कीम को 1995 में बैंक ऑम्बड्समैन की स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था सेक्शन नंबर 35A के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के। उसके बाद 2006 की बात है जब आरबीआई ने अपनी बैंक ऑम्बड्समैन स्कीम को रिवाइज करा, जिसके तहत ये जो बैंक ऑम्बड्समैन है और जो स्टाफ है ऑफिस के अंदर बैंक ऑम्बड्समैन के, ये सर्विंग एम्प्लॉय जो रिजर्व बैंक के हैं वहां से निकाला जाएगा। इसे फुली फंड मतलब पूरी तरह से पैसा आरबीआई देती है। इसमें सारे के सारे वर्चुअली सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन कवर होते हैं जो कि ग्रीवियंस से रिलेटेड है, एक्सेप्ट देयर बिजनेस डिसीजन, जैसे कि क्रेडिट को सैंक्शन करना वगैरह वगैरह, इन सब को छोड़ के। इसके अंदर वो सारे दुख दुखड़े कस्टमर्स के होते हैं जो कि कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक के अगेंस्ट होते हैं। वन कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द बीओ, मतलब बैंकिंग ऑम्बड्समैन के बैंक ऑम्बड्समैन के सामने एक बंदा कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर बैंक रिजेक्ट कर दे कंप्लेंट को या सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई ना मिले उसे बैंक की तरफ से विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ आफ्टर द बैंक कंसर्न हैज रिसीव्ड वंस कंप्लेंट। 1 महीने के भीतर नहीं मिला कंप्लेंट मिलने के बाद तो भी आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो। अब कुछ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं, जैसे कि इंटरनल ऑम्बड्समैन स्कीम 2018 की बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये स्कीम जो है इसको लॉन्च किया था आरबीआई ने ताकि इंटरनल ग्रीवियंस रिडर्सल सिस्टम को मजबूत बनाए बैंकों का।
और इस बात को इंश्योर कराएं कि जो कंप्लेन करते हैं कस्टमर्स, इन्हें जल्दी से जल्दी जो है बैंक अपने ही लेवल पे सॉल्व कर लें। सारे कमर्शियल बैंक्स जिनमें 10 से ज़्यादा बैंकिंग आउटलेट्स हैं रीजनल रूरल बैंक को छोड़ के, ये इनकी बात थी कि इनको इंटरनल ऑम्बड्समैन अपॉइंट करना था अपने बैंकों में। इंटरनल ऑम्बड्समैन को ये था कि हम ये पूरा कस्टमर की कंप्लेन देखेंगे, जो भी सर्विस की क्वालिटी में कमी मिली है किसी भी पार्ट ऑफ द बैंक में तो। और बैंक जो है इनको ये था कि भाई यहाँ जितने भी कंप्लेन हैं उन्हें प्रॉपर आगे बढ़ाइए, जो पूरी तरह से खत्म रिड्रेस नहीं हुई है ना, तो ये सारी की सारी कंप्लेन अपने इंटरनल ऑम्बड्समैन को दीजिए फाइनल डिसीजन कंप्लेन का लेने से पहले। इसलिए कस्टमर्स जो बैंक के थे, इन्हें कोई भी ये जो इंटरनल ऑम्बड्समैन थे उनके पास डायरेक्टली नहीं जाना पड़ रहा था। बैंक का इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म, इसको जरूरत थी कि पूरी तरीके से स्कीम को देखे जाने, रेगुलेट करे फ्रॉम रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय आरबीआई। अब देखिए ऑम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन दूसरी वाली है, ये क्या है? देखिए आरबीआई ने लॉन्च करा इसे 2019 में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर। ये कॉस्ट फ्री और बढ़िया एक कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो एक कस्टमर की अगर सर्विस कुछ डेफिशिएंसी होती, कमी देखने को मिलती डिजिटल ट्रांजैक्शन में, उसके लिए है, जो कस्टमर नॉन बैंक एंटिटीज से करे, जैसे मोबाइल वॉलेट से, टेक इनेबल पेमेंट कंपनीज से, है ना, यूपीआई वगैरह का यूज करके सेटलमेंट का, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ऑम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये एक सीनियर ऑफिशियल है जिन्हें आरबीआई अपॉइंट करेंगे, और इन्हें 3 साल से ज्यादा टाइम के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता एक बार में 3 साल। और आखिरी में कुछ रिलेटेड न्यूज और देख लेते हैं, जो कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता दी, रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। तो आरबीआई ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है दैट टेन्योर जो प्राइवेट बैंक चीफ का है, ये जो है मस्ट एंड इन 15 ईयर्स, ये 15 सालों में खत्म हो जाए। देखिए आरबीआई ने यहाँ कहा है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे सेट डाउन करे हैं प्राइवेट बैंक के लिए, दैट ये जो इंस्ट्रक्शंस है मदद करेंगे इम्प्रूव करने में कॉर्पोरेट बैंक की गवर्नेंस। कुछ इंस्ट्रक्शन बताना चाहूंगी कि सब्जेक्ट टू द स्टैट्यूटरी अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो पोस्ट होगी एमडी की, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर की, और सीईओ की या होल टाइम डायरेक्टर की, that these posts cannot be held by the same incumbent for more than 15 years। समझ लो 15 साल से ज्यादा ये पोस्ट एक बंदा नहीं रख सकता, इसलिए इनको रीअपॉइंट करा जाएगा आफ्टर 3 ईयर कूलिंग पीरियड। ठीक है, चलो इस पीरियड में जो इंडिविजुअल है वो shall not be appointed or associated with the bank or its group entities। इस पीरियड में जो पीरियड होगा बीच का, इसमें बैंक जो है वो, मतलब सॉरी, जो बंदा है, जो इंडिविजुअल है, वो ना ही अपॉइंट हो, ना ही किसी और बैंक या ग्रुप एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड हो, चाहे डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली। तो ये कुछ हमने कहानी आपको इसकी भी बता दी, और इसके साथ इस वाले पार्ट को यही रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगी पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर के टॉपिक्स। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को अवेल करने के लिए @सिर्फ IAS सेल्स टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली टेक्स्ट करें, और सिर्फ IAS कोड का यूज करके मुझे वहां पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।